हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का हिंदी बी का सेट 3 को देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं सेट 1 हिंदी बी का सेट 1 सेट 2 भी डाल दिया और जिन स्टूडेंट्स लोग को हिंदी ए है उसका भी वीडियो तीनों मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है, उसमें सारा सब्जेक्ट, ठीक है, और सारे मॉडल पेपर का आंसर किया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग इसका आंसर सारे सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए, पहला का खंड में क्या दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है पैराग्राफ। ठीक है, इसको आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहले अपठित बोध है। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह भेद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। ठीक है, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए वो फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इसका आंसर देखिए, इसको आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो इसका कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। लिखा हुआ कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, अंबर में ना जाने कितने तारे हैं। ठीक है, मतलब आसमान में पता नहीं कितने तारे हैं। अंबर अर्थात आसमान को सभी तारों बहुत प्यारे हैं। ठीक है, जितना भी तारा है वहाँ सब प्यारा है। ठीक है, आसमान में, और कितने तारे आसमान में टूट गए हैं, और क्या तो अंबर में इन टूटे तारों से दुखी तो नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आनंद को देखने की बात क्यों की है, क्योंकि आसमान में देखना है कि कितने तारे हैं, क्या वो टूट गए हैं, क्या उन टूटे तारे पर दुखी तो नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रश्न इसका था। ठीक है, क्या था, सितारों के डूबने पर कवि क्या प्रेरणा देता है। ठीक है, तो जो भी तारा टूट जाता है, ठीक है, डूब जाता है, उस पर क्या प्रेरणा देता है कवि। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जीवन में कोई भी साथ नहीं रहता, ठीक है, तथा जो भी छोड़कर चला जाता उसके बारे में शोक करने या सोचने से कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यानी कि यहाँ पे कवि ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी सितारा या तारा टूट जाता है या डूब जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि और भी तारा सब दुखी हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि जीवन में अगर कोई भी साथ हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ ही समय तक लिए रहता है, ठीक है, उसके बाद वो छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा सोचकर क्या फ़ायदा है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका 3rd नंबर सवाल, उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक लिखें। तो जो भी ये गद्यांश था उसका आप शीर्षक क्या देना चाहेंगे। तो इसका शीर्षक आप लोग लिख दीजिएगा, बीत गई सो बात गई। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जो अब जो होने वाला वो देखो। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, तो इसको आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका अथवा में करके एक पैराग्राफ था, उसको आप लोग सेट में अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन क्या था, मुल्ला नसरुद्दीन किस बात के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन जो थे, ठीक है, वो क्या करते थे, दूसरे को हंसाते रहते थे। ठीक है, क्या करते थे, दूसरे को हंसाते रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे को हंसाने के लिए इस बात से वो मुल्ला नसरुद्दीन जाने जाते थे। ठीक है, लोगों को हंसाने के लिए। चलो इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटे बच्चों के स्वभाव में कौन सी विशेषता होती है। तो छोटे बच्चों में कौन सा स्वभाव, उसका क्या नेचर्स में क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उनकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। ठीक है, मतलब कि उसकी हंसी निर्मल टाइप से होती है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा से, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग 3rd नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, बचपन किशोर अवस्था और जवानी में क्या अंतर आने लगता है। मतलब कि बचपन में, किशोरावस्था में और जवानी में क्या क्या अंतर आता है आपको, वो देखिए। हंसी में कमी आ जाती है, सही बात है, बचपन में जो हंसी होता है अब किशोर अवस्था और जवानी में उतना हंसी कहाँ आता है। ठीक है, यानी कि बचपन में लोग कितना हंसता है, ठीक है, लेकिन किशोरावस्था होता है तो थोड़ा कम हंसता है, जवानी जब आ जाता है तो टेंशन भर जाता है, तो हंसी में कमी आ जाती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया है पैराग्राफ में, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब खंड खा में क्या है, व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण को आप लोग को दो ही, देखो आप लोग का एग्जाम है, ठीक है, 15 को एग्जाम है, तो आप लोग 2 ही चीज़ देख के जाना, एक समास विग्रह और समास भेद। ठीक है, इसमें 2 ही चीज़ आप लोग को पूछने वाला है व्याकरण में। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। तो समास विग्रह कैसे करते हैं, जैसे रसोई घर लिखा हुआ है, तो रसोई घर का समास विग्रह अगर करते हैं तो रसोई घर के लिए,
ठीक है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा, समास विग्रह। समास भेद कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी तरह से इसका अथवा में करके एक प्रश्न रहेगा, आप लोग को उनमें से दो को में से एक को बनाना है। ठीक है, तो देखिए अथवा में माता पिता का समास विग्रह करे, भेद का नाम लिखे। तो माता पिता का समास विग्रह अगर करते हैं तो माता और पिता, है ना, समास भेद करेंगे तो द्विंदु समास हो जाएगा। चलो ठीक है, अथवा में आप लोग को एक ही बनाना है। इसमें 5 नंबर सवाल में हम लोग देखते हैं, दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखे। ठीक है, तो देखिए इसका अशुद्ध वाक्य सबसे पहले पढ़ते हैं, मैं सोमवार के दिन अपने गाँव जाऊँगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शुद्ध को शुद्ध कैसे करेंगे, मैं सोमवार को आपके गाँव जाऊँगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, जैसे मैं सोमवार के दिन अपने गांव जाऊंगा। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं सोमवार को आपके गांव जाऊंगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अथवा में करके इसका प्रश्न पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है, हिमालय बहुत ही अच्छा उच्च पर्वत है। ठीक है, उच्च पर्वत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत वाक्य है। ठीक है, अशुद्ध है, ये शुद्ध हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद खंड खा में हम लोग देखते हैं, ये पाठ्य पुस्तक, आप जो भी पुस्तक पढ़े होंगे हिंदी बी का, उससे आप लोग का प्रश्न रहेगा। क्या प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा, खुशबू रचते हैं हाथ, कविता को लिखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ, कविता लिखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ध्यान से दोस्तों। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य है मजदूर वर्ग के लोगों से है। यह छोटे छोटे घरों, नगरों, बस्तियों में रहकर छोटा काम कर भी लोगों के हाथ खुशबूदार पदार्थों को रचना करते हैं। यह लोग स्वयं मुश्किल परिस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, परंतु दूसरों का जीवन खुशहाल बनाते हैं। खुशबू रचते हाथ कहने का मतलब क्या हो गया कि आखिर कितना भी खूबसूरत महल बन जाए, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मजदूर ही काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इन गरीब लोगों का हाथ होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें वो काम करते हैं, है ना, यही चीज़ बता रहा है। पदार्थों की रचना करते हैं और यह लोग स्वयं मुश्किल परिस्थिति में, मतलब कि खुद मुश्किल परिस्थिति में काम करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, खुशहाल बनाते हैं। दूसरों का जीवन को क्या बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं। इसका मतलब ये, इस कविता का मतलब यही निकलता है। उसके बाद 7 नंबर देखिएगा दोस्तों, 7 नंबर क्या है, आदमी नामक कविता के आधार पर आदमी की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आदमी नामक शीर्षक कविता इन अंशों को पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति धारणा बनती है कि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से अलग होता है, कोई अति साधन संपन्न नहीं है तो कोई नेक्स्ट, ठीक है, कोई अत्यंत गरीब मनुष्य, ठीक है, मनुष्य अपने व्यवहार से अच्छा बुरा बनता है। यहाँ पर कुछ लोग क्या लिखा हुआ है, निहायती शरीफ होते हैं तो कुछ लोग हद दर्जे कमीने होते हैं। ठीक है, तो जो भी आदमी नामा ये कविता था उसके आधार पर आदमी की प्रवृत्ति का उल्लेख करने बता रहा था, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद 8 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, गीत अगीत कविता के प्रथम छंद में वर्णित प्राकृतिक को चित्रण लिखे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कविता के प्रथम छंद में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, यानी कि जो भी नदी से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता है, कवि उसको सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता देखते हुए ऐसा लगता है जैसा नदी किसी से बिछड़ने का दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे लगता है कि अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। कवि कहता है कि किनारों के पास में एक ही गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह पूरी दुनिया को अपने सपना का गीत सुनाता। ठीक है, तो यहाँ पे कविता किस चीज़ का वर्णन कर रहा है, नदी का बहने का। ठीक है, नदी जब बहती हुई जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी से बिछड़ रही है, और जब जो नदी बहने का आवाज़ होता है उससे लगता है कवि को कि ये रो रही है, अपना दुख भरी कहानी सुना रही है, अपना किनारों से टच करके जाती है ना नदी,
और जो गुलाब है वहाँ पे वो खुद देख रहा है, वो सोच रहा है मन में कि भगवान मुझे अगर बोलने का देता तो मैं भी अपना गीत सुनाता नदी को, कवि को, है ना। तो ये था आप लोग का इसका आंसर। इसके बाद अथवा में करके कुछ प्रश्न हैं। भाव स्पष्ट करे जहाँ काम आवे, सुई कहाँ करे तरवारी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण द्वारा यह तथ्य सिद्ध किया है कि जहाँ छोटी वस्तु का उपयोग होता है वहाँ बड़ी वस्तु काम में की नहीं होती। जहाँ बड़ी वस्तु प्रयुक्त होती है वहाँ छोटी वस्तु बेकार होती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछला सेट में भी बताया था, ठीक है, कि जहाँ पे अगर चाकू का काम है तो वहाँ चाकू का काम होगा, जहाँ तलवार का काम है तो तलवार, मतलब जहाँ बड़ा वस्तु का काम है तो वहाँ बड़ी वस्तु का ही काम होगा, वहाँ छोटा वस्तु बेकार है उस जगह पे। और जहाँ छोटा वस्तु का काम है वहाँ पे बड़ा वस्तु उसका बेकार है। ठीक है, जहाँ बड़ा व्यक्ति काम आ सकता है वहाँ छोटा व्यक्ति का, तथा जहाँ छोटा व्यक्ति काम आ सकता है वहाँ बड़ा व्यक्ति का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बता रहा है। ठीक है, इस पैराग्राफ से, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। ठीक है, इसका मतलब यही चीज़ बता रहा है। इसका बाद 9 नंबर सवाल देखिए, रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रशेखर वेंकटरामन जी ने खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रामन ने अनेक ठोस और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्षीय प्रकाश की किरण किसी तरल या रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक वर्णीय, ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्रकाश की किरण का फोटोन तरल या खेदार पदार्थ से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं तो टकराव के परिणाम से या तो वे ऊर्जा का कुछ अंश पा जाते हैं या कुछ खो देते हैं, है ना। दोनों स्थिति में प्रकाश का वर्ण बदलाव लाती है। ठीक है, एक वर्णीय, आगे पढ़ते हैं, प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है उसी के अनुसार उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, अथवा में एक सवाल है, आप लोग को एक ही ठो बनाना है, उसमें जो समझ में आएगा। लेखिका की दृष्टि से धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेखिका की दृष्टि से धर्म का निजी मामला होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार धर्म को मानता है और उसे इसकी छत भी नहीं होती है, ठीक है, छूट भी नहीं होती है। उसके अनुसार शंख घंटा बजाना, जोर जोर से नमाज पढ़ना ही केवल धर्म नहीं है, शुद्ध आचरण या सदाचार धर्म स्पष्ट चिन्ह है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत आप नमाज पढ़ रहे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, तो वो आप लोग का यहाँ पे धर्म ऐसा चीज़ नहीं बता रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लेखिका बताना चाहती है कि आचरण भी सही होना चाहिए, सदाचार भी होना चाहिए, ये धर्म को स्पष्ट करता है। यदि पूजा पाठ करने के साथ ये नहीं है तो धर्म नहीं है। बिना पूजा किए भी यदि ये व्यवहार है तो कोई धार्मिक कहलाने योग्य है। ठीक है, अगर आप धार्मिक कोई भी धर्म को आप मानते हैं तो यहाँ पे आप धर्म को मानने के साथ साथ आपको ईमानदार, सदाचार और आचरण भी सही रखना होगा। ठीक है, तब लेखिका यही चीज़ इस दृष्टि से बताना चाहते हैं धर्म की भावना को। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता है। तो देखिए गिल्लू क्या क्या करता है। जब लेखिका लिखने बैठती है तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह लेखिका को पैर तक आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। गिल्लू का यह क्रिया तब तक करता रहता जब तक गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाता। मतलब जो भी गिल्लू है, ठीक है, वो क्या करता, लेखिका जब भी लिखने बैठती तो उसको परेशान करता, उसको अपने ओर आकर्षित करने के लिए पूरा प्रयास करता। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका 11 नंबर सवाल है, हामिद को लेखक ने किन किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हामिद लेखक की किन किन बातों पर विश्वास नहीं रहता। तो पहला हो जाएगा, लेखक ने हामिद को कहा कि वह बढ़िया खाना खाने मुसलमानी होटल जाते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ उसको विश्वास नहीं हो रहा था। आगे देखिए, वहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। तो ये सब जो बात था, हामिद को, वो लेखक का इस सब बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लेखक जो थे हिंदू थे, ठीक है, और वो मुस्लिम होटल में खाना खाने गए थे, ठीक है, इसीलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा था। चलिए, इसके बाद खंड घ में देखते हैं। खंड घ में आप लोग को एक यहाँ पे पत्र रहेगा। ठीक है, तो देखिए पत्र आप लोग का इसमें किस चीज़ का पूछा है। आप विद्यालय की ओर, है ना, पर्वतारोपण के लिए जाना चाहते हैं, अतः छात्रावास में रहते हुए अनुमति के लिए पिताजी को पत्र लिखे। तो आप लोग को यहाँ पे अनुमति लेना होगा पिताजी से। तो कैसे लिखना है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए फॉर्मेट को समझिए। पहले ऊपर में आप लोग का कोई भी स्थान का नाम लिख लीजिएगा, जैसे धनबाद, झारखंड, कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, दिनांक लिख लेना, उसके बाद लिखना आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद यहाँ से पैराग्राफ को स्टार्ट करना, एक लाइन छोड़ करके। आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। आपको बताते हुए मुझे यह अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष मैंने अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे विद्यालय के समस्त अध्यापक मेरी इस सफलता से प्रसन्न हैं। साथ ही वार्षिक परीक्षाओं में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को अगर परमिशन आप लेते हैं तो सबसे पहले आप लोग को पापा को क्या करना पड़ता है, इम्प्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, इम्प्रेस करना पड़ता है। तो वही चीज़ इम्प्रेस किए। ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट आए, ये ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखना है पिताजी, इसके अतिरिक्त मुझे आपके एक विषय में आज्ञा भी प्राप्त करनी है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय की ओर से अगले सप्ताह में कुछ चयनित विद्यार्थियों को पर्वतारोपण पर ले जाया जा रहा है। विद्यार्थियों के मन में हमारे आसपास के पर्वतों और पर्वतों की दुनिया के विषय में प्रतिरोचकता लाने के लिए विद्यालय द्वारा हिमालय के कुछ पर्वतों पर जाना निश्चित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत वगैरह स्कूल की तरफ से घुमाया जा रहा है। तो ठीक है, इसी के लिए परमिशन मांगा जा रहा है। तो पिताजी को ऐसे पत्र लिखना है। उसके बाद लिखना है पिताजी, इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए विद्यालय की ओर से प्रत्येक विद्यार्थी उनके पिताजी के द्वारा अनुमति पत्र मांगा है। पिताजी की ओर से अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए पश्चात कोई भी विद्यार्थी पर्वतारोपण पर जा सकता है। ठीक है, अतः पिताजी मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे इस पर्वतारोहण का हिस्सा बनने की अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। मुझे आशा है कि आप मेरे इस आग्रह को अवश्य स्वीकार करेंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे। चरण स्पर्श। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आप लोग का पूरा पत्र। ठीक है, तो इसमें से आप थोड़ा बहुत काट भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतना लंबा लिखना। ठीक है, तो आप इसको काट करके भी कुछ कुछ लिख सकते हैं अपने शब्दों में, है ना। चलो, इसके बाद अथवा में करके एक लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अपने बड़े भाई का विवाह में आमंत्रण के लिए मित्र को पत्र लिखे। ठीक है, तो इसको आप लोग सेट2 में भी हम बता दिए थे। ठीक है, कल ही इसका वीडियो अपलोड था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सेट2 में इसको हम लोग अपलोड कर दिए। ठीक है, अपने बड़े भाई का विवाह में अपने मित्र को पत्र लिखें, है ना, कल ही तो बताया इसको, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेकर और लिख लेना ध्यान में रख के। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर अधिकतम 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ सबसे पहला दिया हुआ आदर्श विद्यार्थी। तो आदर्श विद्यार्थी का भूमिका लिखना है, विद्यायन लिखना है कि ललक, है ना, स्वरूप लिखना है, जीवन, सदाचारी और विवेकशील और विनम्रता उपसंहार में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसका सबसे पहले भूमिका। आदर्श विद्यार्थी का भूमिका। विद्यार्थी जीवन को मनुष्य के जीवन की आधारशिला कहा जाता है। इस समय वह जिन गुणों को अवगुणों को अपनाता है वही आगे चलकर चरित्र का निर्माण करते हैं। अतः विद्यार्थी का जीवन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को भूमिका में लिख लेना। उसके बाद लिखना है विद्याध्ययन की ललक। इसमें लिखना है आपको, एक आदर्श विद्यार्थी वही है जो सदैव पुस्तकों को अपना सबसे अच्छा मित्र समझता है। वह पूरी लगन और परिश्रम से उन पुस्तकों का अध्ययन करता है जो जीवन का निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन उपयोगी पुस्तकों में उसके विषय पुस्तकों के अतिरिक्त वे पुस्तकें भी हो सकते हैं जिससे वह सामान्य ज्ञान, आधुनिक जगत की नवीनतम जानकारी तथा उपयोगी बातें भी होती हो। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है विद्या अध्ययन के ललक में कि जो भी विद्यार्थी, एक अच्छा विद्यार्थी, उसका जो अच्छा मित्र होता है वो पुस्तक ही होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सदाचारी को लिखते हैं, विवेकशील एवं विनम्र। ठीक है, आदर्श विद्यार्थी अपने अध्यापक अथवा गुरुजनों का पूर्ण आदर करता है। वह उनके हर
आदेश का पालन करता है, अध्यापक उसे भी जो भी पढ़ने या याद करने के लिए कहते हैं वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और कक्षा में अब भी अध्यापक को पढ़ाते हैं, ठीक है, कक्षा में जब भी अध्यापक पढ़ाते हैं तब वह उसे ध्यानपूर्वक सुनता है। वह सदैव यह मानकर चलता है कि वह गुरु से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुरुजनों के अतिरिक्त वह अपने माता पिता की इच्छाओं का और निर्देशों का अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो एक अच्छा विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी क्या करता है उसके बारे में यहाँ सारी चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग उपसहार में लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 3-4 लाइन लिख देंगे तो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का आराम से नंबर मिल जाएगा। लिखा हुआ है, वह विद्यार्थी जो कुसंगति से अपने आप को दूर रखते हैं, सद्गुणों को निरंतर अपनाने की चेष्टा करता है तथा गुरुजनों का पुनः आदर करते हैं, वह हुए भविष्य की ओर अग्रसर होता है। वही एक आदर्श विद्यार्थी, उसके वचन और उसके कर्म, दूसरों के साथ उसका व्यवहार, उसकी वाणी हमेशा यथा योग्य होनी चाहिए ताकि जीवन में छोटी छोटी उलझनें उसका रास्ता ना रोक सकें। तो ये था दोस्तों हम लोग का आदर्श विद्यार्थी का पूरा निबंध, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का पूरा हिंदी बी का सेट 3 का फुल सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।